Montego, Chelmsford, Montego, Chelmsford reforms. There are two short names of Montego Chelmsford reforms. Two short names. Yeah. The first name is Montford reforms. Montford reforms. और यही फिर जो अरेज जैसे लोग हैं वो पूछेंगे सर ये कौन सी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको मैं दोबारा बता दूं कि इनका एक दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919। अब अरेज ने कल सवाल पूछना है पेपर में कि सर ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919 क्या था, और आपने कल इसको मिक्स करके 1909 वाले लिख देना है। तो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट कितनी दफा आए थे? 2 दफा आए थे। पहले भी थे लेकिन 2 मेन हैं जो आपके कोर्स में शामिल है जी। अब ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं इनकी मेन पॉइंट्स, मेन फीचर्स क्या थे? पहले तो आपने याद रखना कि दिस एक्ट रिप्लेस किसको किया था? दिस एक्ट रिप्लेस्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 जिसका नाम है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मतलब याद रखिएगा बेटा, जब भी कोई नया लॉ बनता है तो वो पिछला जो लॉ होता है उसको रिप्लेस करता है, उसको हमेशा एनल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। अब देखें पुलिस के लॉज हैं पाकिस्तान में, ये बहुत दफा बने थे। 17 ब्रिटिश के टाइम पीरियड से बन रहे थे। करते 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 2020 में हमारे मुल्क में जो लॉ है, अब जो जो एग्जिस्टिंग लॉ होता है ना वो हमेशा सबसे नए वाला होता है। ठीक हो गया? बाकी सारी जो है वो खत्म हो जाते हैं, नल कर दिए जाते हैं। अब इसमें क्या फीचर्स थे यहां पे लिखेंगे आप, फीचर्स ऑफ मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, इन मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर के मेन फीचर्स कौन कौन से थे? व्हाट वर द मेन पॉइंट्स इन द मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स जो आपको आने चाहिए? इस चीज को आपने रट्टा मारना है। क्या करना है? रट्टा मारना। ठीक है। अब ये पहला फीचर क्या था? जिस तरह बाकी सारी काउंसिल्स थी उन सारी काउंसिल्स के अंदर हम सिर्फ जनरल पॉइंट लिखेंगे कि इंडियन मेंबर्स in councils were enhanced and these members were elected। ये मेंबर क्या थे? इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड का मतलब क्या है? पहले ब्रिटिश कैसे करते थे? काउंसिल्स में बंदों को हमेशा सिलेक्ट किया करते थे, सिलेक्ट करते थे बंदों को। लेकिन अब ब्रिटिश ने कहा कि अब जो मेंबर्स हम ऐड करेंगे उनको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। वो इलेक्शंस के थ्रू लोग आएंगे। इज इट क्लियर? स्पेशली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात करूं तो उसमें इलेक्टेड लोग हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ये दोनों इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट नेम्स हैं। ठीक है, दोनों इसी के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को 2 निकनेम्स दे सकते हैं आप। दोनों निकनेम है इसके। ठीक है, अलग से नेम इनके बन जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाएं फर्दर बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल was renamed as
लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस नाम से याद किया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन एवरीवन? Yes, sir. Please, okay. Legislative Council was renamed as Legislative Assembly. ये भी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता सवाल, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। बेटा ये सारी एक ही चीज है। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट का आ जाए 1909 वाले का, वो आगे आपको ईयर देगा लास्ट में। वो हमेशा क्या देगा आपको? अगर पेपर में सवाल आता है कि व्हाट वाज इंडियन काउंसिल्स एक्ट, वो आपको सिर्फ इंडियन काउंसिल्स एक्ट नहीं देगा, वो कहेगा व्हाट वाज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919। क्या वो देगा? व्हाट वाज इंडियन काउंसिल, जैसे मैंने पिछले टेस्ट में दिया था, व्हाट वाज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। पेपर में ये ईयर लाजमी आएगा। ठीक हो गया? मोबाइल अगर छोड़ेंगे तो फिर समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अगले सवाल पे आ जाए। तीसरा फीचर, the third main feature is a new council was established with name of Council of Princes। प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस। अच्छा, काउंसिल ऑफ प्रिंसेस ये, ठीक है, प्रिंसेस नहीं है। विद 108 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स थे? फिर इसके अंदर ब्रिटिश ने 2% लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिए थे। कितने परसेंट लोगों को? पहली दफा इंडिया के अंदर इंडियंस को ये राइट मिला था कि आप 2% इंडियन को राइट मिला था कि आप लोग वोट कर ले। हर बंदे को नहीं था। पाकिस्तान में तो हर बंदा वोट कर सकता है ना। एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे मुल्क में। वोटिंग की फ्रेंचाइज क्या है? एक लिमिट क्या है वोटिंग की? 18 साल के बाद जो भी अगर मेंटली फिट है तो वोट कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो मेंटली सफर्ड है तो फिर वो वोट कर सकता है। हाँ, अब इसके बाद करें बेटा, वो डिसेबल और चीज है, मेंटली फिट जो होता है और अनफिट होता है वो वोटिंग के लिए होता है, वो और चीज है। अब जिसका बाजू कटा है वो भी तो वो है, हाँ, दिमाग तो उसका है, हाँ, शऊर तो उसके पास है, लेकिन उसको तो नहीं आप कर सकते। अच्छा, उसका कैसे पता? जब आपको मेंटल हॉस्पिटल एक सर्टिफिकेट दे देगा ये दिमागी मरीज है तब। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, 2% Indians were allowed to vote अच्छा, अब अलाउड टू वोट जो होता है, वोट कहते हैं फ्रेंचाइज जिसको होता है ना, फ्रेंचाइज इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? फ्रेंचाइज। ये जैज की फ्रेंचाइज नहीं है। फ्रेंचाइज बेसिकली कहते हैं राइट टू वोट को। राइट टू वोट को क्या बोलते हैं बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग जरा बताएं। Franchise. राइट, फ्रेंचाइज बोलते हैं राइट टू वोट। 2% इंडियंस को। कौन से इंडियंस वोट कर सकते थे? क्या सारे इंडियन तो नहीं कर सकते थे? 2% थे। उन ब्रिटिश ने जिनका प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज रखी थी ब्रिटिश ने। वेल डन बेटा, प्रॉपर्टी की फ्रेंचाइज थी। ब्रिटिश ने कहा था कि जिस बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बंदा वोट कर सकता है। प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज थी। हमारे मुल्क में कौन सी फ्रेंचाइज है? एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे मुल्क में कौन सी है? एडल्ट फ्रेंचाइज। सारे मुल्कों में चलती ही है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज नहीं है किसी भी मुल्क में। एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, ये मैं अलहदा से लिख रहा हूं क्योंकि इस पे अलहदा 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। इज इट क्लियर? सवाल क्या चीज है? वो है डायरकी सिस्टम। डायरकी, इसको 2 स्पेलिंग से ये पूछ सकते हैं आपसे। ये दोनों स्पेलिंग इसके लिए यूज होते हैं। डायरकी। डायरकी सिस्टम
was introduced, बस 2 मिनट में कवर हो जाएगा, introduced in provinces of India. इंडिया में टोटल 8 प्रोविंस थे, उन 8 के 8 प्रोविंसेस में डायआर्की सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब पेपर में वर्ड आता है डायआर्की, यूं मैं नीचे बड़ा सा लिखता हूं, डायआर्की सिस्टम क्या था, कि 4 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। तो अब मैं इसको जरा डिटेल में समझाता हूं आपको। डाय कहते हैं 2 को या डिवीजन को। डाय किसको बोलते हैं? डिवीजन या 2 को बोलते हैं। आर्क कहते हैं पावर को। आर्क किसको कहते हैं? पावर को। अब डायआर्की बेसिकली है क्या? इट इज, इसके दरमियान में एक वर्ड आपने खुद से ऐड करना है। डायआर्की का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। पावर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब्जेक्ट्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? सब्जेक्ट्स। अब ये आपको एक सेंस बन गई। बेटा अब आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताएं कि डायआर्की किसको कहते हैं? जी, डिवीजन ऑफ पावर को। हलीमा, डायआर्की किसको कहते हैं? अब आप मुझे समझाएंगी डायआर्की किसको, किन 2 वर्ड से निकला है? एक वर्ड है डाय और दूसरा वर्ड है आर्क। डाय का मतलब क्या है? डिवीजन। डिवीजन। एंड आर्क का मतलब क्या है? पावर। अब ये ऑफ 2 वर्ड का मजमुआ है। अब क्या चीज थी, अब समझ आ जाएगी आपको, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। डायआर्की कहते हैं कि इसमें अब मैं लिखवा रहा हूं कि ब्रिटिश डिवाइडेड पावर्स इन प्रोविंसेस between Indian members in provincial councils and British governors in provinces। अब समझ आ गई बेटा? किन 2 बंदों के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर हुई? जो इंडियन मेंबर थे काउंसिल्स के अंदर, प्रोविंशियल काउंसिल्स में, और जो ब्रिटिश गवर्नर होता था। हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था। जैसे लास्ट पंजाब का गवर्नर था गवर्नर मूडी, ठीक है? तो इसी तरह गवर्नर्स जो हैं उनके दरमियान पावर हुई। अब आप याद रखिए, जी बेटा, अब याद रखिए कि इंडियन मेंबर्स के पास जो पावर्स थी ना, इंडियन मेंबर्स के पास जो पावर थी उनका नाम था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो ब्रिटिश प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे उनके पास जो पावर थी उनको कहते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा समझ आ गई आपको? यस सर। जी। ट्रांसफर्ड sir. सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ये 2 ग्रुप बन गए। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एजुकेशन था। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल लिख लें इजी। एग्जांपल है एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेस्ट, सिविल वर्क्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनमें था फाइनेंस के बाद था पुलिस के पास बेटा डिफेंस जो है ना वो सेंट्रल पावर है, वो उसका
रखे हैं वो बंदा, उसने टाइम दिया था कि मैं 2 दिन बाद। हाँ? कौन सा? हाँ, बेसमेंट भी है बिल्डिंग की। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज आ रही है आपको? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। जी आवाज आ रही Yes. सर। है? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे फाइनेंस, पुलिस, प्रेस। अब मैं आपको समझाता हूं, मुझे बताएं कि एजुकेशन, हेल्थ और फॉरेस्ट, एक साइड पे ये है, आप अपने नोट्स पे देखेंगे, एक साइड पे ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, दूसरी साइड पे है फाइनेंस, पुलिस और प्रेस। इनमें से ज्यादा पावर वाले सब्जेक्ट्स कौन से? ब्रिटिश के रिजर्व सर। फाइनेंस। रिजर्व। फाइनेंस का मतलब है ब्रिटिश के पास सारा पैसा तो उनके पास है। पुलिस अगर उनके पास है तो जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा डंडों के साथ मारेंगे इंडियंस को। प्रेस का मतलब है कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ पब्लिश करेगा, ब्रिटिश पकड़ के उनको फिर फेंटा लगाएंगे। अब ये देखें कि अच्छे वाले जो सब्जेक्ट्स थे वो सारे किसके पास चले गए? ब्रिटिश के पास। तो इंडियंस ने कहा कि भाई ये जो लॉलीपॉप आपने हमें डायरकी की फॉर्म में दिया है ना, ये ऐसे लॉलीपॉप हमें मत दें, हमें सेल्फ रूल चाहिए। समझ आ गई? डन हो गया? तो मतलब क्या है कि ब्रिटिश जो है उन्होंने बड़े जो है तेज बनने की कोशिश की इंडियंस के सामने कि भाई हम आपको देखें डायरकी दे रहे हैं, पावर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अब हमने हाफ सेल्फ रूल दे दिया आपको, आधे डिपार्टमेंट तो आप खुद चला रहे हैं। इंडियन ने कहा एजुकेशन से तो हमारा काम ही नहीं है, पढ़ना तो हमारा तल्लक ही नहीं है। हेल्थ, हेल्थ हमारी पहले से अच्छी है, हमें इस डिपार्टमेंट का आप दें या ना दें। तीसरा, अब एजुकेशन, हेल्थ और फॉरेस्ट, इन सारों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो ब्रिटिश के पास है, हर चीज तो मेन तो ब्रिटिश के पास है। अब ब्रिटिश और इंडियंस की इस बात पे हो गई हटा। तो एज आप नीचे इसके, अब ये आपने डायरकी सिस्टम हो गया, तो आप नीचे नीचे लिखें एक लाइन लिखे नीचे, हाउ एवर, बस छोड़ दो बाकी, आपको जो बस 3 एग्जाम्पल काफी है, इससे ज्यादा जितना सोचोगे ना उतना कंफ्यूज हो जाओगे। हाउएवर ब्रिटिश सिस्टम ऑफ डायरकी was British system of diarchy was rejected by Indians, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, लखनऊ पैक्ट के बाद दोनों के अंदर वो थी, लखनऊ पैक्ट के बाद दोनों के अंदर ये इशू था, तो अब वो जो है वो दोनों ने मिलके ही जो है वो रिजेक्ट कर दिया इस चीज को। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। जी सर। अब आप आगे आ जाएं। अब हमारे 2 सवाल हैं, आप लोग सवाल लिखेंगे आप साथ में। पहला सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, ये हेडिंग दे रहे हैं, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये एक हो गया। इस पे सिंपल क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाई वर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट? सवाल क्या है? व्हाई वर Montfort reforms important? Why were Montfort reforms important? लिख लिया सबने आंसर क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपने लिख लिया? जी जी, जी sir. सर। लिख लिया सबने? जी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड यस रिफॉर्म्स सर। क्यों इंपॉर्टेंट थी? पॉइंट नंबर 1 पैराग्राफ 1, अब इसका पहला पैराग्राफ लिखेंगे। These reforms were important. These reforms, 7 का बेटा, these reforms were important because
For the first time, Indians were given. For the first time, for the on नहीं तो प्रेस करना पड़ेगा, ये बस अब हो गया। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम Indians were given voting rights which shows that democratic system started in India। क्या हुआ? For the first time democratic system started in India। समझ आ गई बेटा? अब ये पहला मेन पॉइंट है इसका, और पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं। These reforms gave powers to govern few departments अब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंडियंस के लिए उसकी इंपॉर्टेंट क्या थी, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो इंडियंस ने किया था ना, वो तो उस पर्सपेक्टिव से था कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, वो उस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफाइड था। अब ये क्लियरली ये है कि why were Minto Morley reforms important for इंडियंस, ये सवाल बेसिकली पूरा इस तरह बने। समझ आ गया? इंडियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। तो अब these gave govern few departments in hierarchy which gave political experience and maturity। जी बेटा, हाँ अच्छा, दूसरा पॉइंट नंबर 3 is कि these reforms प्रोवाइडेड, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना डायरकी, आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते या नहीं कर सकते? अभी पीछे मैंने इतना लंबा तो लिखाया है इसके बाद, बताओ कर सकते हो या नहीं? अच्छा, these reforms enhanced Indian members in councils which shows that Indians were gradually moving towards self-rule, self-rule। जी बेटा, उसमें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की तरफ चाहिए ना आप। छोड़ के क्यों गए थे? क्योंकि अब इंडिया में कुछ रह ही नहीं गया था, खाने के लिए कुछ नहीं रह गया था। जब पैसे ना हो तो फिर छोड़ के जाता है ना इंसान, ऐसे ही होता है ना, जब पैसे ना हो तो फिर उसको छोड़ ही दिया जाता है ना। अब आजकल की दोस्ती ऐसी ही होती है ना कि जिसके पास पैसे हैं उसके दोस्त हैं, जब पैसे खत्म हो जाए दोस्ती भी खत्म हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं होता ऐसे। रियलिस्टिक वर्ल्ड में, अगर आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो ऐसा होता है। रियलिस्टिक वर्ल्ड, गोल्ड डिगर्स तो इस दुनिया में भरे पड़े हैं। ये जेनजी सारी हाइट गोल्ड डिगर, मेरे अपने बच्चे भी गोल्ड डिगर है। मैं अब्बा कल पैसे ना दे तो मुझे कल अब्बा भी ना मानने से इनकार कर दे, शायद ऐसे ही है ना।
और मैं उसके लिए खिलौने नहीं लेके जाता तो वो कहता है मैं आप मेरे बाबा ही नहीं है, छोड़ो। भाई ये गोल्ड डिगर्स की दुनिया है, इसमें सरवाइव करना है अच्छे इंसान बन के, कैसे बनेंगे ये नहीं पता। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। गोल्ड डिगर से बात कर रहे हो। अच्छा फिर इसके बाद आ जाएंगे अपोजिशन ऑफ Montfort रिफॉर्म्स। ऑपोजिशन क्यों की थी इंडियंस ने, ये सारे आपको पता है, ये पॉइंट इतनी दफा रिपीट होते हैं ना कि आप आराम सुकून से बात को खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। मैं लिखता हूं पहले, why were Montfort reforms, ये बेटा हाँ, so why were Montfort reforms important opposed, ये बेटा नहीं आगे नहीं, अभी बढ़ते की साथ कल reforms opposed by Indians। मैं देख लूंगा आपको किस तरीके से, टेंशन नहीं। इंडियंस ने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को, आपके लिए मैंने पूरा आंसर लिख क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, वरना मैं अपोज तक खत्म कर देता क्योंकि मैं जान छुड़ाता हूँ लिखने से। ये टेस्ट में पूरा दूसरा। अच्छा पॉइंट नंबर 1 क्या है, इंडियंस अपोज बिकॉज ऑफ हायरार्की सिस्टम। सीधी सी बात है, इंडियंस अपोज बिकॉज ऑफ हायरार्की सिस्टम। अब मुझे बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या डायरकी वाले पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इंडियन ने क्यों अपोज किया था इसे? इंडियन ने अपोज इसलिए किया था यस क्योंकि सर, उनको, यस यस दोबारा करूं? सर, आपने ही तो कहा था कि वो पहला पैराग्राफ 5 नंबर का होता है तो उसे बेटा ज्यादा वो डिटेल अब मैं कह रहा हूं कि मुझे दोबारा अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि मैंने अभी तो समझाया है ये सारा, ये ऊपर मैंने लिए नहीं नहीं समझाया नहीं है, ये यहाँ पे। नहीं अच्छा सर, मुझे लगा एज इन क्वेश्चन का हाँ, पूछ। बिकॉज दे वर गिवन लेस इंपॉर्टेंट पावर्स, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। समझ आ गया? दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट अपोजिशन की, इंडियंस के साथ ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 में क्या वादा किया था कि वॉर के बाद हम सेल्फ रूल देंगे, दिया? नहीं दिया। नहीं सो सर, नो सेल्फ रूल was granted, even British promised in World War 1। but ड्यूरिंग कर लें यार, समझ तो आ रही है ना। तीसरी रीजन क्या है कि इंडियंस अपोज्ड, नहीं लिंक हर पैराग्राफ का सिर्फ सवाल के साथ लिंक होना जरूरी है। हाँ सवाल के साथ आप कर दो, ठीक है। अच्छा सो इंडियंस अपोज्ड बिकॉज दे wanted the real democracy with adult franchise rather 2% वोटिंग राइट्स। वो चाहते थे कि भाई हमें 100% वोटिंग राइट्स दो, हमें ये जो आपने दिए है कि हम आपको 2% देंगे, भाई 2% तो वो लोग हैं जो सिर्फ आप लोगों के क्लोज वाले हैं,
जो रिच लोग थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये तो सारे ब्रिटिश के अपने गुलाम थे। बेसिकली उन्होंने क्राइटेरिया ही वो रखा था, वोट सिर्फ बंदा ही वो कर सकता था जो ब्रिटिश के क्लोज था, ब्रिटिश से खुश था, जिनके पास जमीनें ज्यादा थी, ब्रिटिश के गुलाम थे पहले ही, ठीक है, इसलिए उनको उन्होंने किया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक बेटा क्लियर है? जी सर। जी सर। यस सर। हाँ, जमीन। जी अब जी इसके सर। बाद हम फर्दर Yes, sir. आगे, जी बेटा, अब हम अगले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये दो टॉपिक हैं। इन पे अभी हम सिर्फ 4-4 नंबर के सवाल करेंगे। कितने मार्क्स से करेंगे? 4 मार्क्स का। आपको सिर्फ ये पता होगा कि ये होता क्या है, बट इज बेसिकली आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है और व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट, ये 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, ये अलहदा से अभी, क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर यही इवेंट्स दोबारा भी आएंगे। ठीक है, आप लिखिए अभी इवेंट नंबर 15, इवेंट 15 खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, अब इवेंट 15 खिलाफत मूवमेंट है स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, started by Ali brothers to protect holy places of Muslims in Ottoman, yes बेटा, हाँ, वो नहीं है, बेसिकली ये वजह थी कि होली प्लेसेस इन ऑटोमन एम्पायर टू प्रोटेक्ट, जी, प्रोटेक्ट पोजीशन ऑफ कैलिफ, कैलिफ कहते हैं जो मुसलमानों का इमाम होता है, कैलिफ जो मुसलमानों की सेंट्रल अथॉरिटी थी आफ्टर होली प्रॉफिट। सारा जो इंतजाम है इस्लाम को देखने वाला, इस्लाम के बारे में फतवे जारी करने वाला, वो कैलिफ करता था ना। तो कैलिफ उस वक्त ऑटोमन्स के अंदर था, ठीक है। तो मेहमद फाइव जो था उसको उन्होंने जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना था, उसकी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना था। सो व्हेन मेहमद फाइव, so when this movement started, Muslim leaders were hopeful to achieve their aims peacefully. However, in 1920s, this movement became violent. ये मूवमेंट वायलेंट, क्योंकि इस मूवमेंट ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए ब्रिटिश के खिलाफ। फिर उससे ब्रिटिश ने तंग आके खिलाफत के सारे लीडरों को पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर, इवेंट नंबर 16, जी बेटा। खिलाफत मूवमेंट के बाद है नॉन, बहुत सारे हो सकते हैं, आगे पूरा वो है ना, आगे पूरा चैप्टर है ना, तो इसलिए अभी सिर्फ इतना लिख लें कि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज थी। ठीक है ना। सो जी बेटा, टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएगा, अभी मैं इसका सिर्फ 4 का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। टू एंड पे इकट्ठी मिलूंगा मैं,
So to support Khilafat movement, non-cooperation was started by Gandhi after Rowlatt Act and अमृतसर। कल आपने किया था ना अमृतसर मैसेकर, और जो रोलट एक्ट आपने कल किया था उसकी के बाद ही बेसिकली उससे अगले साल ही तो ये आ गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गई थी। तो गांधी एंड हिज फॉलोअर्स boycotted British jobs, services and products। जॉब सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो हैं ये स्वदेशी की तरह की थी। इसके बाद आगे क्या हुआ फर्दर बेटा, इस मूवमेंट का एक और मेन एजेंडा क्या था? इस मूवमेंट के अंदर सबसे मेजर चीज क्या हुई कि आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट, ये भी आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चोरा चोरी इंसिडेंट, हाँ, गांधी एंडेड नॉन कॉपरेशन, he ended because सत्याग्रहीज, जो गांधी के फॉलोअर थे उनको, उनका नाम क्या होता था? सत्याग्रहीज लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल एंड बिकेम वायलेंट, जी, एंड बिकेम वायलेंट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, यहां तक आपका सारे इवेंट्स हो गए पूरे? हाँ जी बेटा, सच है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी देखना है। याद रखें कि पेपर के अंदर कल जब आपका देखें, ये मैं ग्रुप से ही मैं नोट ओपन कर रहा हूं, जो फेस टू फेस बैठे हैं वो भी याद रखें, जो ऑनलाइन है वो वाले लोग भी याद रखें। बेटा जो कल टेस्ट आएगा ना, मैं आपको एक सवाल पहले से बता रहा हूं, एक सवाल मैं अभी से बता रहा हूं, ये मैंने देने ही देना है, हाँ, 14 नंबर का या 10 नंबर का, 10 या 14 में से किसी भी मार्क्स की रेशो पे मैं वो दे सकता हूँ, या 14 का दे दूंगा या 10 का दे दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? मैं चीटिंग करा रहा हूं आपको पहले से, चीटिंग में क्यों? पेपर लीक कर रहा हूं पहले से, जी, ये पेपर लीक कर रहा हूं मैं, पहले से कर रहा हूं लीक। आप ये जो पेज नंबर 60 के ऊपर है, कोई बच्चा ये ग्रुप में तस्वीर भी लेके भेज दे, कोई बच्चा पेपर में ग्रुप में तस्वीर भी लेके भेज दे। इनमें से कोई एक लाजमी सवाल, इन्हीं में से कोई लाजमी सवाल आपके पेपर में, सारे पेपर में जो 10 और 14 के सवाल होंगे वो सिर्फ इनमें से होंगे, 10 का एक होगा और एक 14 का होगा। तो ये जो बेटा 14 का होता है, तो 14 है तो यही 10 बन सकते हैं ना यार, पैराग्राफ एक कम हो जाएगा बस, एक 14 होगा और एक 10 होगा कल, ठीक है। इनमें से ये तीनों सेम ही है, एक ही तरह के सवाल हैं। एक में उसने पूछा है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, एक मिनट सुन लो ये, अच्छा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टू रिजॉल्व इंडियन प्रॉब्लम्स। अब याद रखिएगा इसके अंदर आप, कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ज्यादा लिखे हैं ताकि आप लोगों को एक आधा इवेंट ज्यादा याद कर लें, एक आधा इवेंट ज्यादा याद कर लीजिएगा। बेसिकली आपने क्या करना है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स
रिवर्सल ऑफ पार्टीशन, रोलर टैक्स, लखनऊ पैक्ट, रोलर टैक्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। इन 6 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के 5 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अलावा कोई भी और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है बिटवीन द ईयर्स 1909 टू 1919। सबसे मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कौन सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये 5 इवेंट्स जिनको मैंने सर्कल किया। इज इट क्लियर सर? अब आपने पेपर के अंदर कैसे लिखना है इनको? पेपर के अंदर पहले आप बताएंगे कि इनकी फीचर क्या है। ये इवेंट्स को बेसिकली आपको पूरे अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। ये इवेंट्स का नॉलेज आपके पास, इन 5 इवेंट्स का नॉलेज आपके पास अच्छा होगा तो आपका आंसर बेस्ट लिखा जाएगा। आपने लिंक करना है ना हर पॉइंट को कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने कैसे इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अगले पैराग्राफ में आपने बताना है कि रिवर्सल ने कैसे इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। रिवर्सल ने तो नहीं सॉल्व किया था ना इतना, रिवर्सल से तो प्रॉब्लम और बढ़ गए थे, मुसलमान खिलाफ हो गए थे ब्रिटिश के। टाइमलाइन के बाहर, इन इवेंट से बाहर आप कोई भी इवेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये इवेंट्स आप लिख सकते हैं इस टाइमलाइन के अंदर। बस 14 का जब ऐसा सा सवाल आएगा ना उसमें सिर्फ ये इवेंट लिख सकते हैं, कोई भी और इवेंट नहीं लिख सकते। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, इसी सर सवाल को ये मैं उल्टा कर इंट्रोडक्शन देता देना हूं। कंपलसरी होता है? जी बेटा, नहीं 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 नहीं, ये इंट्रोडक्शन ये देना ही नहीं है, बस आप छोड़ दें, आप डायरेक्ट सवाल को स्टार्ट करें। ओके 10 सर। मार्क्स में ओपिनियन देना होता है, बिल्कुल देना होता है। अच्छा, इसी सवाल को मैं चेंज कर सकता हूँ और एंगल से। और एंगल क्या होगा? मैं इसी को कहता हूं कि हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टू रिजॉल्व इंडियन प्रॉब्लम्स। अब इन्हीं इवेंट्स के क्या आ जाएंगे? सक्सेस और फेलियर आ जाएंगे। तो कौन से इवेंट का सक्सेस और फेलियर आप लिख सकते हैं? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म का सक्सेस भी था और फेलियर भी था। तो आप पहले सक्सेस वाले पैराग्राफ्स में सक्सेस लिख देंगे, फिर जब आप फेलियर के पैराग्राफ्स बाद में लिखेंगे तो बाद में इसका फेलियर भी लिख देंगे। इसी तरह रिवर्सल का सक्सेस भी था और रिवर्सल का फेलियर भी था, एक सक्सेस और एक फेलियर। ठीक है, इसी तरह आप लखनऊ पैक्ट का सिर्फ सक्सेस था, फेलियर नहीं था कोई भी, क्योंकि ये इंडियंस ने मिलकर प्रेशराइज किया था। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का सक्सेस भी था और फेलियर भी था। मतलब क्या है कि ये एक्चुअली याद रखिएगा, ओनली दीज आर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ओनली दीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 10 या 14 मार्क्स में आती है। इसके अलावा आप कोई भी और ये जो 4-4 नंबर के इवेंट्स आपने किए ना वो नहीं आ सकते। बाकी सिर्फ ये वाले इवेंट्स आएंगे, ये वाले इवेंट्स टाइमलाइन के सवालों में आ सकते हैं। इन सवालों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम विच क्वेश्चन? टाइमलाइन क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आगे ईयर्स दिया होता है। ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है ये ईयर होता है। टाइमलाइन पूरी याद करना जरूरी नहीं है, ये इवेंट्स के एटलीस्ट ईयर्स आपको याद होने चाहिए जो इवेंट्स आ रहे हैं। जी, इवेंट्स के वो जो हैं वो लाजमी करने चाहिए। अच्छा तो सर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 1 सेकंड दिखा सकते हैं? एक पॉइंट रह गया उसका। अच्छा बात सुन लें, ये ग्रुप में बेटा कोई भेज दे, चीटिंग मैं करा रहा हूँ, लीक, पेपर लीक है, ये मैं लिख देता हूँ ऊपर, पेपर लीक, घर वालों को भी पता चल जाए। सर पेपर लीक भी करते हैं, पेपर लीक। सर ये इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखने हैं सारे। ये बेटा अब सवाल पूछा ही इंडिया के लिए गया है ना, कि इंडिया के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उसने सवाल में देखे ना क्या पूछा है, वर हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टू रिजॉल्व इंडियन प्रॉब्लम। तो पर्सपेक्टिव तो इंडिया का ही आ जाएगा ना आप सारा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। जी, अब ये मैंने पेपर लीक कर दिया, ये सवाल इन दोनों में से एक, या मैं इन्हीं इवेंट्स के सक्सेस फेलियर लिखेंगे तो हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल बन जाएगा, तो वरना तो दूसरा। डन हो गया? मैं तो नहीं चलाता अभी, मेरे पास वो मैडम के पास। अच्छा चलें जी, ओके बेटा, यहाँ तक आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो गया। और अब आप लोग